हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर रामप्रसाद आईएएस में स्वागत है। इससे जो पहले वीडियो थी उसमें हमने लोकपाल और अन्य महत्वपूर्ण आयोग देखे थे और उसके साथ ही 30 प्रश्न सॉल्व किए थे। अब चलिए हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। साथ ही जैसे आप जो चैनल का लोगो दिखता है वहीं पे आप क्लिक करोगे तो आपको इससे जुड़े अदर चैनल भी जो रामप्रसाद नेट है और RNA रामप्रसाद तो वो भी दिख जाएंगे, तो उनको भी आप शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वह कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण आयोग यानी मानव संरक्षण का जो अध्यादेश है वो जारी किया गया था। तो जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति है, 213 के तहत राज्यपाल की शक्ति है, 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, 127 में भी सुप्रीम कोर्ट है, 125 में भी सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी पहले क्या हुआ था कि देखिए, एक पहले कार्यालय प्रस्ताव से बना दिया गया, फिर इसके लिए 1993 में एक संसद के द्वारा एक्ट बना दिया गया था। उल्लेखनीय है कि यद्यपि अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी मानते हैं। तो देखिए, फिर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1993 में। 1993 में। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ था। तो डेट पूछ रहा है वो, तो आपको ध्यान रखना है 28 सितंबर 1993। आपको आगे की ध्यान रखना है 28 सितंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, मानवाधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना था, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना था, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तो उपरोक्त सभी होंगे, ऑप्शन डी है। देखिए, जिस सभी जो प्रश्न हो रहे हैं वो सभी PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों, देखिए 3 स्तरीय प्रणाली है। राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग और जिले पर मानवाधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियम किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई? तो देखिए, वो धारा 2 और M में लोक सेवक की परिभाषा दी गई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा जो 2(1)M है उसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता
जो अब चेंज हो गई है कि धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की जो परिभाषा है में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए उसमें थल सेना शामिल है, नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है, वायुसेना शामिल है, लेकिन राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। तो देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कब हुआ था तो 1993 में की धारा 2(1)(a) यानी 2 क्लॉज ए के तहत सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम जो 28 सितंबर 1993, देखिए आपको फिर याद रखना है, 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ था। एक सेकंड। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उस नियुक्ति उस समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें कौन सदस्य नहीं होता? तो देखिए इसमें लोकसभा का अध्यक्ष तो होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन देखिए राज्यसभा का जो सभापति है वो नहीं होता, क्योंकि सभापति नहीं उपसभापति होता है। सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए सभापति नहीं, जल्दी में आप गलती न कर दें, उपसभापति। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि वो समिति किस किस से बनती है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके जो सदस्य हैं वो निम्न होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं इसमें। पीएम जो अध्यक्षता करते हैं, गृह मंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, दोनों। ठीक है, इसी तरीके से 2 व्यक्ति, देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इस समिति की जो सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य कौन है? तो देखिए हमने अभी देखा था समिति में, तो समिति में प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होती है, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो भी होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी होता है, लेकिन देखिए राज्यसभा का सभापति नहीं होता। फिर भी रिपीटेशन है, तो जल्दी में ऐसा ना हो कि लग जाए वो। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, तब उसके जो कुछ आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी पदेन सदस्य के रूप में रहते हैं। देखिए अल्पसंख्यक आयोग तो था, उसमें विधि आयोग नहीं था। अनुसूचित जाति यानी SC और ST दोनों आयोग थे, और राष्ट्रीय महिला आयोग था। अब आप कमेंट करके बताइए कि 2 कौन से ऐड करे गए? एक तो बाल अधिकारों से संबंधित था, एक निःशक्तजनों से संबंधित था। देख लेते हैं हम। देखिए मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
तथा दिव्यांगजनों संबंधी मुक्त आयोग शामिल होते हैं। ये अधिनियम की धारा 12 के खंड ख से खंड च में निर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, हम सीधा आंसर देखते हैं। तो जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 था, उसके द्वारा जो हमने 1993 का जो एक्ट बना कि अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। देखिए पहले क्या होता था, 5 वर्ष होता था, अब 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, मतलब या तो 3 साल पहले हो जाए या फिर 70 साल का हो जाए, तो जो भी पहले हो कर दिया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष सदस्यों दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, लेकिन पहले नहीं थे। यानी जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं था, यानी सदस्य थे। इस प्रकार कथन ए बी सी यानी सही नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। कथन डी सही है। मतलब अगर वो इसमें एक बार सदस्य या अध्यक्ष रह लिया तो फिर वो कहीं और क्या नहीं हो सकता, भारत सरकार में नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। उसकी निष्पक्षता के लिए किया गया। संशोधन से पूर्व मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, देखिए 5/5 की जगह अब 3/70 है, 70 के सुबह मैंने 5 की जगह 3 कर दिया वर्ष, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष के लिए पात्र था। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सेकंड की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए अब होगा 3 वर्ष, पहले कितना था 5 वर्ष, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो पदावधि है पद ग्रहण की तारीख से होती है, तो देखिए 65 तो हमने नहीं देखी, 5 वर्ष 70 थी पहले, तो देखिए ऑप्शन दिया तो उस समय के लिए सही था, लेकिन अब 3/70 है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से, देखिए भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यानी CJI की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से स्थापना है। ठीक है, इसकी शक्तियां केवल सिफारशी प्रकृति की हैं, तो आपको पता ही होगा, सही है। तो आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करने का आज्ञापरक है। कौन से सही है, तो देखिए इसमें कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है, तो हम व्याख्या जरूर देख लेते हैं उसकी। तो देखिए मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर दिया है, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देखिए पहले क्या होता था मुख्य न्यायाधीश, अब मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई न्यायाधीश रही व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया। इसके अलावा आयोग के जो गैर न्यायिक सदस्यों यानी सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से, पहले क्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया। जो 3 से सिविल सोसाइटी के जो सदस्य
उनमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य भी है। आयोग की शक्तियां सिफारती प्रकृति की हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। यानी जो राज्य मानवाधिकार आयोग वो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा गठित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापना है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तीसरा चौथाई सत्य है। ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कोटों से सही आंसर ढूंढना है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो देखिए पहले था, अब गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं है। उक्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 सप्ताह दे रहा है, जो कि 3 सप्ताह हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए ऑप्शन डी यानी दोनों ही ए और आप दोनों गलत है। तो देखिए अब क्या है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश मुख्य सीजेआई होता था, अब न्यायाधीश भी हो सकता है। आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष यानी 3 सत्र कर दिया गया, जो भी पहले वो कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त सेवारत न्यायाधीश, तो इस सही है अपरिप्रेक्ष्य में, लेकिन उस समय गलत था। एक सेकंड इसको आपको बता देता हूँ। देखिए केवल वाले पॉइंट तो ये गलत हो जाएंगे, केवल तो कोई उच्च न्यायालय का, तो ये सही था, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ता था। अब अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है वेरी। तो देखिए यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, जो 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक यानी 3 साल लगभग पद पर रहे। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। तो देखिए इसमें दिया नहीं, एक सेकंड मैं इसे अपडेट कर देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट और देरी से ही, लेकिन अपडेट करना जरूरी होता है। अपडेट के कुछ चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, देखिए बताएगा, कौन बता रहा है। हाँ ये बता रहा है न्यायमूर्ति राम सुब्रमणियन है, और उन्होंने जो अपना 20 दिसंबर 2024 को अपना कार्यकाल ग्रहण किया है। तो न्यायमूर्ति राम सुब्रमणियन कहते हैं। ठीक है, जो आपके लिए अपडेट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको
जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन तक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी, आप करंट से जुड़ जाना आप, तो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हमें कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तारीख 21 का प्रश्न। तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा जो अधोसंशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश रहे कोई व्यक्ति ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है समिति वही जो केंद्र की तरह इसमें भी होते हैं, सीएम अध्यक्ष होता है और विपक्ष के नेता और लोक और विधानसभा का अध्यक्ष एक मंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राज्य मानवाधिकार आयोग पूछ रहा है, तो फिर जल्दी में हड़बड़ी में राष्ट्रपति में ठोक दीजिए राज्यपाल। देख लीजिए, अब आपके लिए डिटेल दे भी दिया उसने। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, बाप रे सेकंड की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, देखिए सीएम अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होता है, राज्य का जो गृह मंत्री है उसी तरह जैसे केंद्र में होता है, विपक्ष का नेता होता है। परंतु जहाँ देखिए, जहाँ पे अगर विधान परिषद है तो वहाँ पे उसका सभापति हो। देखिए, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट देख लेना, परिषद विधान परिषद का सभापति शामिल होता है और राज्यसभा का वहाँ पे उपसभापति, क्योंकि वह उपसभापति वहाँ पे मेंबर होता है न कि सभापति। तो यहाँ पे जो विधान परिषद है इसमें सभापति मेंबर ही होता है खुद, और उस परिषद में विपक्ष का नेता, ठीक है। चिप कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, आप ध्यान रख लेना। विधान परिषद का सभापति होगा, जैसे अभी कितने राज्यों में विधान परिषद, आप कमेंट करके बताइए, ऑप्शन दे देता हूँ 6, 7, 8, 9। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा यार, इस दोनों वो भी लोग देख सकें, ठीक है। हाँ, इसको क्वेश्चन को थोड़ा 2 मिनट रुक के करते हैं, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे सेटअप कराने का, फिर हम लाइव इंटरेक्शन कर सकेंगे। दूसरी बात, हमें एक अच्छा लोगो ढूंढना है अपने कोचिंग के लिए, अपने प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि जो लोगो है वो हमने आनंद फानंद में जल्दी में ही बना दिया था। तो एक बढ़िया सा लोगो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो हम नया लोगो बनाने के विचार में है, बढ़िया सा जो आगे चल पाए, जो लोगों को प्रेरित भी करे, ऐसा लोग, तो आप भी उसमें सहायता कर सकते हैं। सहायता वित्तीय नहीं करनी है आपको, आपको थोड़ा सा बस ऐसा लोगो ढूंढना है। आप चैट जीपीटी वगैरह का यूज करते हैं एआई का, उसके माध्यम से, जिससे एक नया जो रामप्रसाद आईएएस के नाम से बढ़िया लोगो हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि जिस दिन पहले हम लोगो तैयार करेंगे उसके बाद ही हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो लोगों को चेंज नहीं होता। अभी शुरुआत में लोग हम अभी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा अभी हमने देखा था, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की नामों की जो सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं? देखिए, सीएम तो है,
गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी हैं, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है। देखिए देखिए राज्यपाल खुद नहीं होता उसमें, क्योंकि राज्यपाल उस समिति की सिफारिश पर करता है। देखिए घुमा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो देखिए पहले आप पढ़ लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग है, पहली बात तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है, राज्यपाल नहीं, तो देखिए यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। तो आपको आराम से पहले प्रश्न पढ़ना है। देखिए नेता प्रतिपक्ष तो सही है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी गलती दे दिया है, तो ए और सी दोनों ही गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता, वो उसका अध्यक्ष बनता है। अब अगर राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन जो न्यायाधीश है या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? देखिए वो होती है समिति, और राज्य मानवाधिकार पूछ रहा है वो, तो देखिए फिर वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, परामर्श के अनुसार। तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 की जो धारा 22(1) के तृतीय प्रंतु के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसमें इसकी परामर्श करना पड़ता है मुख्य न्यायमूर्ति से, और ये निष्पक्षता के लिए किया गया है सब, जैसे कोई भी सरकार अपने व्यक्तियों को वहां पर नहीं बैठा दे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, राज्य पूछ रहा है, तो राज्य अगर कोई भी रिक्ति है तो फिर वो राज्यपाल ही भरेगा, और राज्यपाल किसकी? तो समिति की सिफारिश पर, ये आपको पता ही है। और हम देख लेते हैं, तो देखिए मानवाधिकार संरक्षण 1993 आपको ध्यान रखना है, डेट ही पूछ रहा है वो आज कल की धारा 25 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग, देखिए या तो मृत्यु हो जाए या फिर वो पद त्याग दे या फिर अन्य कारण से उस पद में रिक्ति होती है, तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए, जिसे हम कार्यवाहक कहते हैं, ठीक है, करेगा, जब तक ऐसी व्यक्ति को बनने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो कार्यवाहक के रूप में कई आयोगों में कार्यवाहक के रूप में लोग कार्य करते हैं जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो पहला है कि मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, तो देखिए तो होगा, स्वेच्छा से भी जांच करता है वो। किसी जेल को देखना, ये भी सही है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, ये भी सही है। लेकिन मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं देता, क्योंकि सिफारिश करता है, सजा देने का कार्य सरकार करती है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना, उसका काम सलाहकारी है। देखिए मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अन्य सभी विकल्प राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो वह राज्य सरकार। देखिए राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार। इसी तरीके से केंद्र वाला केंद्र सरकार, ठीक है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी।
तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन से तात्पर्य राज्य मानवाधिकार आयोग से है। यह आयोग राज्य सरकार को वार्षिक वेतन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो है आयोग राज्य यानी कौन सा राज्य आयोग का प्रत्येक जो सदस्य है एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो लोक सेवक। देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने वाले के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का जो एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा। ठीक है। तो देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसकी धारा 31 के अनुसार जो राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी। किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय के मामलों में संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। अगला जो प्रश्न है वह कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 175 है, 178 है, 189 जो चेंज हो गई, 180, 228 में बड़े अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। तो सिविल न्यायालय। ठीक है। तो इस सभी प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। व्याख्या का कोई मतलब नहीं देखने का, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, नहीं पढ़ा रहा। अब एक सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में जो आयोग है स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है। तो देखिए, मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1993 है उसकी धारा 19 के अनुसार जो आयोग है सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण और शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जो आयोग है यथास्थिति शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें करेगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक है। लोकसभा का सचिवालय तो 198 आप पढ़ोगे। राज्य का जो वित्त आयोग है 243 आई और बाई। ठीक है। केंद्र का वित्त आयोग 280। तो इस तरीके से वैधानिक है। ठीक है। तो देखिए, मानवाधिकार जो आयोग है वो संविधान से इतर विधि और वैधानिक संस्था वो होती है जो विधि के द्वारा बनाई जाती है, संसद की विधि के द्वारा या फिर राज्य की विधि के द्वारा, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है।
देखिए राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ आई और बाई। संसद का जो सचिवालय, सॉरी 98 है, वो 98 लिख दिया था हमने गलती से, 98 केंद्रीय वित्त आयोग 280 281 में उसकी रिपोर्ट है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक की पारिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए वित्त आयोग हमने देखा था 280 संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक है, पिछड़ी जाति आयोग का और तो देखिए 333 मानवाधिकार आयोग तो वैधानिक है। ठीक है, हाँ देखिए 338 है, 33 नहीं 38 बी। थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो रहा था उसमें, इसलिए मैंने छोड़ा था, लिखा नहीं था कंफ्यूजन। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो एक संविधान से इतर है, जबकि जो अन्य तीनों जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 भी, देखिए एक है 338, एक है 338 ए, एक है 300 SC ST OBC। पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण के लिए 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए जो आपने देखा होगा तो मंडल आयोग बना था, इसी के तहत बना था। एक काका कालेकर सबसे पहले कालेकर, ठीक है, वो भी इसके तहत बना था। मंडल आयोग 1979 में बना था, वो 1950 के आसपास बना था। ठीक है, वित्त आयोग 280 में, निर्वाचन आयोग 324 में संवैधानिक लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं। देखिए आप उसमें से गलत छांटना है। तो देखिए अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ था, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1954 में 52 है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था, ऐसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग हम पढ़ते आ रहे हैं तभी से 93 में। इस तरीके से ऑप्शन बी गलत है। तो देखिए अंतर्राज्य परिषद 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 न कि 54, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। अगला जो प्रश्न है वो है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो श्री एम शीतलवाड़ या शीतलवाड़। ठीक है, तो देखिए भारत का विधि आयोग गैर संवैधानिक निकाय नॉन स्टेट्यूटरी, जिसका जो गठन है विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ की को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक सेकंड में फिर अपडेट कर देता हूँ आपको। देखिए मैंने हवाल बताया था आपको, थोड़ा सा और कर देता हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको अपडेट मेरा करना काम है। एक सेकंड रुकिए। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखिए कौन बताएगा एक सेकंड। 23वां तो हो गया, 24वां देखते हैं, 24वां गठित हो गया कि नहीं हो गया। हाँ तो देखिए अभी 23 गठित हो गए हैं अब तक, और 23वें जो अध्यक्ष है वो दिनेश
माहेश्वरी। ठीक है, एकदम आज तक अपडेट। 23वां जो लॉ कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं, 23वां लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश, आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं माहेश्वरी। स्थापना 1 सितंबर 2024 तक और कार्यकाल इनका 31 अगस्त 2027 तक, जो आपको ध्यान नहीं रखना है। मुख्य इनका जो एजेंडा है वो जरूर आप ध्यान रख लीजिए, यूसीसी समान नागरिकता, जो अभी सरकार का मैनिफेस्टो भी है लाने का, संहिता का अध्ययन करना है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जो अनुच्छेद 44 में दी गई है भारतीय संविधान। ठीक है, इसके बाद आज हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें 100 प्रश्न है टोटल 101, तो कल वाली वीडियो पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न है, तो कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त जो राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है, सही है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई, तो देखिए गलत है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस NM वेंकटचलैया कर रहे हैं, ये भी सही है। देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तो गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ठीक है बी। जी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान रखना। तो देखिए संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की जो नियुक्ति है वो 22 फरवरी 2000 को की गई थी। कब? 2000 को। इसकी जो सिफारिश भी आ चुकी है कि प्रस्ताव के तहत जस्टिस NM वेंकटचलैया, देखिए प्रश्न भी तभी का है कि अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, न कि संसद द्वारा। इसका जो कार्य है वो संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो 21 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 2002 में दी थी और 2000 में गठन हुआ था। ठीक है, पेश की थी। तो दोस्तों आज के लिए हम 65 तक ही करते हैं, इसमें एक से एक प्रश्न है, तो हमारी बचे कुछ हुए प्रश्न कल वाली वीडियो में हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। अब आप बताइए इसके बाद पॉलिटी के बाद हमें कौन सा पोर्शन लेना है, जो आप डिमांड करेंगे हम उसे ही चालू करेंगे। हिस्ट्री वगैरह आप कौन सा लेना है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। दो चीज़ और, कुछ ही दिन में हम सेटअप स्थापित कर रहे हैं, तो लाइव इंटरेक्शन करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्लास भी रोज होगी। तीसरी बात, हमें एक लोगो क्लास के लिए अपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बढ़िया सा लोगो देख के लाना है। ठीक है, जो आप हेल्प कर सकते हैं, विभिन्न लोगों सुझा सकते हैं, तो फिर मैं उसमें से एक अच्छा सा जो भी हुआ चूज कर लें उसको। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतनी पर्याप्त है। धन्यवाद।